अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ एक शॉर्ट नॉवल रीड कर रही हूँ। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। ये सेकंड मैरिज बेस नॉवल है। उम्मीद है आप सभी को अच्छा लगेगा। इसमें एक बेबी बॉय भी है। उसकी केमिस्ट्री हीरोइन के साथ काफ़ी अच्छी है। चलिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। खिड़की के खुले पट से चिपकी ज़ेब और मिशी दरवाजे में आधी अंदर और आधी बाहर वाली हालात में खिड़की खड़ी फ़िज़ा बतूल के चेहरे से छलकती तजस्सुस और बेचैनी के बरअक्स उसका शफ़ाफ़ गुलाबी चेहरा बिना कोई तासुरात ज़ाहिर किए हालात सुकून में था। डाइजेस्ट का ताज़ा शुमार हाथ में लिए वो मुकम्मल तौर पर उसमें खोई हुई थी। इस वजह से इर्द गिर्द के माहौल से भी बेनियाज थी। कमरे में मौजूद बाकी लड़कियों के चेहरे पर सामने से आती सबा को देखकर ज़रा सुकून आया था। साथ ही उससे जल्दी जल्दी सब सुन लेने बल्कि उगलवा लेने के लिए भी जल्दी थी। बम्बास्टिक किस्म की न्यूज़ है यार। कमरे में कदम रखते ही उसने ऐलान किया था। फिर फ़िज़ा बतूल को अंदर खींचकर दरवाज़ा पूरा बंद किया था। आयशा भी रिसाला चटाई पर रख कर उसकी तरफ मतवज्जे हुई थी। अब बक भी चुको। सबा के डरामाई किस्म की तवील खामोशी के वक्फे से उकताते हुए उसने जमाई लेते हुए उसे घूरा था। तो बिला आखिर पिछले चंद रोज़ से जारी घर के तमाम बड़ों के दरमियान खुफिया मीटिंग का नतीजा सामने आ चुका है। वो क्या है? लड़कियों का तजस्सुस से बुरा हाल था। जी तो मुअज़्ज़िज़ सामईन, वो कौन है? मिशी ने हैरत से इर्द गिर्द देखा था। कौन? फ़िज़ा बतूल ने पूछा। मुअज़्ज़िज़ सामईन। उफ, तुम्हें कहा है इडियट। सबा ने सर पीटा था। ओ अच्छा, उसने सुकून का सांस भरा था। जी तो जनाब, घर के तमाम बड़ों और सरकर्दा अफराद का ये ख्याल है और बहुत ही ठीक ख्याल है कि इस घर की यंग जनरेशन इस काबिल हो गई है कि उसकी शादी खाना आबादी, दरअसल बर्बादी। आयशा ने लुकमा देना ज़रूरी समझा था। बको मत। सबा ने उसे घूरी से नवाजते हुए अपनी बात जारी रखी थी। हो जानी चाहिए। इसीलिए तमाम बुजुर्ग ने सलाह मशवरे के बाद शादी के काबिल तमाम फ़र्द की किस्मतों के फ़ैसले कर दिए हैं। यहाँ आकर उसने थोड़ा वक्फा लिया था। ये सब हम पहले से जानते हैं। तुम वो खबर बताओ जिसे लाने के लिए तुम भेजा था। हाँ तो दिल थाम के सुनिए। अंसा ज़ेब उस्मान के लिए मोहतरम शाहनवाज़ को चुना गया है। उसने असली और अहम खबर नशर करना शुरू की। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने मुझे अफ्रीकियों के मौतके वालदा होने से बचा लिया। सबके रद्दअमल से पहले आयशा ने शुक्र अदा करना ज़रूरी समझा था, मगर ये बात अफ्रीकियों की मौतुका वालिदा को कुछ ख़ास पसंद नहीं आई थी। तभी खींचकर उसे कुशन से मारा गया था, जो उससे तो नहीं अलबत्ता दरवाज़ा खोलकर अंदर आती चाची माँ के सर पर किसी ड्रोन की तरह लगा था। वो बेचारी उससे आफताब के लिए कहाँ तैयार थी, चकरा कर रह गई थी। और फिर जो उन्होंने ज़ेब उस्मान साहिबा की खबर ली कि अल्लाह दे और बंदा ना ले। हाँ आगे बोलो। उनकी तमाम तर डांट शराफत से सुनकर उनके जाने के बाद फ़िज़ा बतूल ने बेचैनी से पूछा था। उसे न जाने क्या धड़का खाए जा रहा था। आमना, मिशी, ज़ुबैर को जनाब उमर फ़ारूक के पल्ले बांधा जाएगा। या अल्लाह, मैं किस मुँह से तेरा शुक्र अदा करूँ कि तूने मुझे किन कट्टे उमर की बेगम कहलवाने से बचा लिया। अशिया ज़ुबैर ने उससे भी अब भी शुक्र करना ज़रूरी समझा था, मगर इस बार दूसरी तरफ से इंतहाई ज़ब्त का मुजाहरा किया गया था और मोहतरम बिलाल फ़ारूक के लिए हन्ना पुप्पो की लाडली फ़ज़ा बतूल को चुना गया है। खबर का अगला हिस्सा फ़िज़ा बतूल के लिए इत्मीनान का बायस था। सो इत्तेमानियत भरी मुस्कुराहट उसके लबों पर फैली हुई थी। या मौला, मैं किस तरह तेरे इस एहसान का शुक्र अदा करूं कि तूने मुझे इंस्पेक्टर चुगलखोर से बचा लिया। आयशा बदतमीज़ की लंतरानियाँ जारी थीं। बको मत, बकवास मत करो आयशा की बच्ची। फ़ज़ा बतूल फ़ौरन 1 साल की बड़ाई का फ़ायदा उठाया था। चेहरे पर सुकून और तशक्कुर के एहसास लिए उसने फ़ौरन सर खम किया। और तुम्हारे लिए क्या फ़ैसला किया गया है? अपना इत्मीनान करने के लिए बाद मिशी ने साहबा से पूछा था। देंगे तो कुछ लेंगे भी। ये मेरा नहीं, पुप्पो का अपना बयान है। मिशी के सवाल को नज़रअंदाज करते हुए सबा ने कहा था। वो चारों चौकी थी। अशिया को बाकायदा सीधी होकर बैठी थी। या अल्लाह खैर। कलमा विर्द भी लबों पर जारी था। अब मेरी जैसी खूबसूरत, एजुकेटेड, सुघड़, खुश अखलाक लड़की के होते हुए उनकी नज़रें इंतखाब किसी और पे कैसे टिक सकती थी? उन्होंने ख़ुद मोहब्बत से मुझे मांगा है, सबा ने इतराकर कहा था। तो उसका कब का रुका हुआ सांस बहाल हुआ। बावजूद तुम्हारे बयान पर इंतहाई शदीद एतराज़, इतनी अच्छी खबर सुनाने पर मैं तमाम एतराज़ात हल्क से उतार लेती हूँ।
اس نے ہنستے ہوئے کہا، پھر دونوں ہاتھ بلند کیے۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے کہ باس۔ صبا نے غصے سے ہاتھ اٹھا کر اسے ٹوکا تھا۔ اوکے، میں بعد میں ادا کر لوں گی۔ وہ بھی فوراً راضی ہوئی تھی۔ اب پیچھے کون کون بچا ہے؟ محترمہ عائشہ زبیر اور محترم شہریار حسن۔ اوہ ہاں، شکر ہے کسی کی قسمت تمہارے جلاد بھائی کے ساتھ نہیں پھوڑی گئی۔ وہ جاتے جاتے پڑھ لی تھی، ہاں مگر ان کی قسمت ضرور کسی کے ساتھ پھوٹی لگتی ہے۔ صبا نے بازو لپیٹتے ہوئے معنی خیزی نظروں سے اس پر ڈالی تھی۔ کس کے ساتھ؟ فضا بزول کو جاننے میں بہت دلچسپی تھی۔ عائشہ زبیر کے ساتھ۔ صبا مسکراتے ہوئے انکشاف کیا تھا۔ کیا؟ ان تینوں کو ہی حیرت کا جھٹکا لگا تھا، مگر صبا کے پاس غور کرنے کا وقت نہیں تھا۔ وہ تو حیرت سے عائشہ زبیر کے سفید پڑتے ہوئے چہرے اور تیزی سے نفی میں ہلتے ہوئے سر کو دیکھ رہی تھی۔ سنی شہریار سے اس کی بے تحاشا محبت، ان چاروں کو لگتا تھا وجہ کہیں نہ کہیں شہریار حسن بھی تھا، مگر وہ غلط تھیں۔ یہ عائشہ زبیر کی رد عمل نے بتا دیا تھا۔ اگر انسا عائشہ کو خڑوس شہریار حسن سے شادی پر اعتراض تھا تو محترم شہریار حسن کو بھی بدتمیز اور بگڑی ہوئی بقول شہریار حسن کے عائشہ کو سے کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ مہرین کی بے وفائی کے بعد اس نے شادی جیسے تجربہ دوبارہ نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا کہ پہلے تجربے سے ہی بہت تلخ اور ناکام ثابت ہوا تھا، مگر ماں ابا کی ہزار کوشش، تاویلیوں اور دلیلوں کے بعد وہ بامشکل ہی صحیح مگر شادی پر رضامند ہو گیا تھا۔ عائشہ زبیر ہرگز نہیں، مگر عائشہ زبیر سے ہرگز نہیں، کبھی نہیں۔ اس کا فیصلہ قطعی اور دو ٹوک تھا۔ یہاں پھر اماں ابا آگے آ گئے تھے۔ اماں، میں کسی سادہ اور سمجھدار لڑکے سے شادی کرنا چاہتا ہوں، جبکہ عائشہ میں ابھی تک بچپنا ہے۔ کچھ آپ سب کے لاڈ پیار نے اسے مزید بگاڑ رکھا ہے۔ میں نے اپنے اعتراضات سامنے رکھ دیے تھے۔ جب شادی کی ذمہ داری پڑے گی تو بہت سنجیدگی آ جائے گی، لاپرواہی بھی سلیقے میں بدل جائے گی، اور سب سے اہم بات، اب تم اکیلے نہیں ہو شہریار، سنی بھی ہے تمہارے ساتھ، جسے ماں اور اس کی محبت کی ضرورت ہے۔ بالفرض ہم باہر سے کوئی لڑکی تمہاری بیوی بنا کر لے آتے ہیں اور وہ سنی کو ماں کا پیار نہ دے سکی تو پھر؟ یہ تو تمہیں ماننا ہوگا کہ عائشہ سنی سے بہت محبت کرتی ہے، اور وہ بھی بنا کسی غرض، لالچ یا کھوٹ کے۔ ان کی اس بات پر وہ خاموش ہو گیا تھا کہ واقعی 5 سال پہلے جب مہرین کے جانے کے بعد وہ 3 سالہ سنی کو لے کر انگلینڈ سے لوٹا تھا تو عائشہ ہی تھی جس نے سنی کو سنبھالا تھا۔ سنی جو ہر وقت ماں کے لیے روتا تڑپتا بلکتا رہتا تھا، اس ماں کے لیے جس نے اسے اپنی آزادی کی راہ میں رکاوٹ سمجھا تھا اور جاتے ہوئے باپ کے پاس ہی چھوڑ کر گئی تھی، عائشہ نے بہت اچھے سے سنبھالا تھا، اور سنی اس کی تو جان تھی۔ عائشہ آپی میں ایک پل وہ اس کے بغیر نہیں رہتا تھا، اور پھر انہی دنوں ہونے والی ایک اور واقعے سے بھی اسے عائشہ سے شادی کے لیے رضامند ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہ تقریباً 1 ماہ پہلے کی بات تھی جب اماں نے اسے عائشہ کے بارے میں رائے پوچھی تھی، سمجھاتے ہوئے سوچنے کا وقت دیا تھا۔ زبیر چاچو کے دوست اپنے بیٹے کے لیے عائشہ کا رشتہ لائے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں تھا جب دروازہ کھول کر سنی دبے پاؤں اندر آیا تھا۔ پاپا، چھوٹے دادا کے فرینڈ عائشہ آپی کا پروپوزل لے کر آئے ہیں۔ 8 سالہ سنی اس کے سامنے کھڑا کہہ رہا تھا۔ اس نے سر ہلایا۔ پھر ان کی شادی چھوٹے دادا کے فرینڈ کے بیٹے سے ہو جائے گی؟ پہلے سوال کا جواب ملتے ہی اس نے اگلا سوال کیا تھا۔ ہاں، ہو سکتا ہے۔ سنی کے جواب دیتے ہی اس نے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہوئے بالوں میں برش کرنا شروع کیا تھا۔ تو پھر وہ یہاں سے چلی جائیں گی، ہے نا پاپا؟ اس نے ایک اکتائی ہوئی نظر سنی پر ڈالی جو آج سوال پر سوال کیے جا رہا تھا۔ تو پھر میں ان کے بغیر کیسے رہوں گا پاپا؟ منہ بسور کر بہت آگے کا سوچتے ہوئے اس نے پوچھا تھا۔ وہ جواباً خاموش رہا تھا۔ پاپا، آپ عائشہ آپی سے شادی کر لینا، پھر وہ ہمیشہ یہیں رہیں گی۔ سنی نے پرجوش زک ہو کے اسے اپنے لیے بڑا مفید مشورہ دیا تھا۔ سنی، پرش رکھتے اس نے سنی کو تنبیہ لہجے میں پکارا تھا۔ آئندہ میں ایسی کوئی بات نہ سنوں تمہارے منہ سے۔ سنی خاموشی سے واپس چلا گیا تھا۔ وہ اپنے پاپا سے ضد نہیں کر سکتا تھا، ان سے بات نہیں منوا سکتا تھا، مگر وہ اور بہت کچھ کر سکتا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اپنی عائشہ آپی کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے مہمان خوشخبریوں میں مصروف تھے۔ چائے اور دیگر لوازمات سے ان کی خاطر تواضع کی جا رہی تھی جب وہ خاموشی سے اندر داخل ہوا تھا۔ سنی، ادھر آ جاؤ بیٹا، تھائی اماں نے فوراً اسے پکارا تھا، مگر وہ سنی انسنی کرتا ہوا چھوٹے دادا کے فرینڈ کے سامنے جا کر کھڑا ہوا تھا۔ تب ہی سب نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ آپ عائشہ آپی کا پروپوزل لے کر آئے ہیں؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا تھا، مگر عائشہ آپی کی شادی تو میرے پاپا سے ہو گئی، وہ میری نئی ممی بنیں گی۔ اس کی بات نے ڈریسنگ روم میں بیٹھے ہوئے مہمان اور میزبانوں کے علاوہ اندر داخل ہوتے ہوئے شہریار حسن کو بھی اپنی جگہ پتھر کر دیا تھا۔ اس نے سوئے ہوئے سنی پر نظریں ڈالی۔
دائیں گال پر ابھی تک اس کی انگلیوں کے نشان واضح تھے، پلکوں پہ ابھی تک موتی اٹکے ہوئے تھے، آنسوؤں کے نشان اس کے سرخ اور سفید چہرے پر جم چکے تھے۔ اپنے ہاتھ سے اس کا بال سنوار کے وہ کھڑکی میں کھڑا ہو گیا تھا، سگریٹ سلگاتے، بکھرے بالوں کوہنیوں تک کف لٹکائے، الٹائے، گلابی ہوتی آنکھوں کے ساتھ وہ مضطرب کھڑا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے سنی پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ اس نے بے اختیار اپنا دایاں ہاتھ جھٹکا جو اس نے سنی پر اٹھایا تھا، تبھی اماں چلی آئی تھیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے شہریار، اس مسئلے کا یہی حل ہے؟ ڈانٹ ڈپٹ، مار کٹائی، یہ سب کرو گے تم، مگر اس کے دل سے اس کی ماں کی خواہش ختم نہیں کر سکتے۔ تم اسے دبا سکتے ہو، اس کی ماں کی ضرورت ختم نہیں کر سکتے۔ اور آنے والے دنوں میں اس نے دیکھا کہ بھلے سنی اس کے ڈر کی وجہ سے خاموش ہو گیا تھا، مگر اس کی شوخی شرارت سب ختم ہو گئی تھی۔ اماں ابا کی رضا اور سنی کی خوشی کے لیے وہ یہ کڑوا گھونٹ بھرنے کو تیار ہو گیا تھا۔ اسے عائشہ زبیر سے شادی پر اعتراض نہیں تھا، اسے بھلا عائشہ زبیر سے شادی پر اعتراض نہیں تھا، مگر عائشہ زبیر کو تھا اور بہت شدید تھا۔ تبھی احتجاج کرنے اماں کے پاس چلی آئی تھی۔ اماں، مجھے شہریار سے شادی نہیں کرنی ہے۔ زیورات کے ڈبے نکالتی اماں ٹھٹکی تھیں۔ اچھا تو پھر کس سے کرنی ہے؟ ساتھ ہی پوچھنے بھی لیا تھا۔ اب کہ وہ ذرا سنبھلی تھی۔ کیا مطلب اماں؟ اب اگر شہریار سے شادی نہیں کرنی ہے تو اس کا مطلب یہ کہاں سے نکلتا ہے کہ کسی اور سے کرنی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساری زندگی اماں ابا کے سینے پر مونگ ڈالنی ہے۔ اماں بھی خیر اسی کی ماں تھیں۔ اماں، وہ ٹھنڈکی تھی۔ بس بی بی بس، وہ مشی بھی تو ہے، اس نے تو ہنسی خوشی اماں ابا کے فیصلے پر سر جھکا دیا ہے۔ وہ اور زیب، فضا، صبا کیسی فرما بردار اور ایک یہ نرالی بھی ہیں۔ سب باوا کا لاڈ ہے، مگر کان کھول کر سن لو بی بی، میں اس معاملے میں تمہارے باپ کی بھی نہیں سننے والی ہوں۔ غضب خدا کا، اتنا اچھا سلجھا ہوا بچہ شہریار، اور یہاں نخرے ہی نہیں ختم ہو رہے ہیں۔ تبھی ابا چلتے ہوئے آئے تھے۔ اماں کی جلالی انداز اور اس کی رونی صورت، کیا ہوا ہے؟ کیوں ڈانٹ رہی ہو میری مینا کو؟ ہاں، وہ سالن جلا دیا تو؟ اماں نے بات بنانے کی کوشش کی تھی۔ ابا، مجھے شہریار سے شادی نہیں کرنی، اس نے اماں کی کوشش پر پانی پھیرا تھا۔ لو، ایسی بے شرمی کہیں دیکھی ہے؟ اماں کا بس نہیں چلتا تھا پاس پڑی کینچی اس کے زبان سے کاٹ دیں۔ البتہ ابا تحمل سے مسکراتے ہوئے ہاتھ پکڑ کر اسے بٹھایا تھا۔ لو، اب باؤ بیٹا لاٹ، اب باپ بیٹے کا لاٹ شروع۔ جو دیکھنے کی فی الحال اماں میں تاب نہیں تھی، سو جلتی کسلتی باہر نکل گئی تھی۔ ابا خاموشی بیٹھے سارا اعتراضات سنتے رہے تھے۔ وہ بولتے بولتے تھکی تو ایک سوال پوچھا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے عائشہ، اس پوری دنیا میں تم سے سب سے زیادہ محبت کون کرتا ہے؟ آپ اور صرف آپ۔ اس کا جواب جھٹ سے حاضر تھا۔ تو پھر میری پیاری بیٹی اطمینان رکھو کہ اس کے باپ جو ساری دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہے کبھی اس کا برا نہیں چاہ سکتا ہے۔ اب وہ اور کیا کہتی یا بولتی، سر جھکائے واپس آ گئی تھی۔ اس نے ہار مان لی تھی۔ وہ شاہ ہاؤس کے مکینوں کو کبھی نہیں سمجھا سکتی تھی، سمجھاتی تو جب وہ کچھ سنتے، یہاں کوئی سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ شہریار بہت سلجھا ہوا اور سمجھدار بچہ ہے، یہ تایا ابا سے لے کر چھوٹے چچا تک سب کی منقدر رائے تھی، جس میں اختلاف کی گنجائش نہیں تھی۔ اسے اس جملے میں تینوں صفات پر اختلاف تھا۔ نمبر 1 سلجھا ہوا، نمبر 2 سمجھدار، نمبر 3 بچہ۔ شہریار بہت پیارا بیٹا ہے، نہیں بہت پیارا انسان بھی ہے، یہ تائی اماں سے لے کر چھوٹی چچی سب کا ماننا تھا۔ پہلا نہیں دوسرا فقرہ اس کے ہمیشہ جان جلاتا تھا۔ شہریار بھائی بہت ہینڈسم اور اسمارٹ ہیں، یہ صبا، فضا، مشی وغیرہ کا خیال تھا جس سے وہ چاہ کر بھی اختلاف نہیں کر پائی تھی۔ اتنے اچھے اور پیارے ہیں شہریار بھائی، کیا کمی ہے ان میں جو یوں منہ پھلائے پھر رہی ہو؟ مشی نے آج دو ہاتھ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں نے کب کہا کمی ہے؟ اس میں تو زیادتی ہے نا۔ اچھا، کس چیز کی؟ مشی فوراً تجسس سے پوچھی تھی۔ سڑیل، خڑوس، بد دماغ، مغرور، اکڑو، وہ ساری خوبیاں ہیں جو تم سب کی نظروں سے ہمیشہ اوجھل رہی ہیں۔ وہ بات نہیں کر رہی تھی، انگارے چل ان دونوں کے ہزار نہ چاہنے کے باوجود بھی انہیں ایک دوسرے سے منسوب کر دیا گیا تھا۔ شادی کے لیے 3 ماہ کا وقفہ رکھا گیا تھا۔ منگنی کو ہفتہ ہو چلا تھا جب فیروزہ پھپھو اور سہانا مبارکباد دینے آئی تھیں۔ فیروزہ پھپھو بہت مغرور اور بد دماغ خاتون تھی اور یہی خوبی ان کی اولاد میں بھی پائی جاتی تھی۔ پھپھو بڑی خواتین کے ساتھ تھیں جبکہ سہانا لڑکیوں کے روم کی طرف بڑھی تھی۔ پہلی مٹبھیڑ سیڑھیاں اترتی عائشہ سے ہی ہوئی تھی۔ مبارک ہو عائشہ، بالآخر تمہاری محبت رنگ لے ہی آئی ہے۔ کیا مطلب؟ سینے پہ بازو لپیٹتے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولتے سہانا کو اس نے حیرت سے دیکھا تھا۔ مطلب سنی کے ساتھ اتنی محبت تم نے شہریار کو پانے کے لیے ہی تو کی تھی، تو مبارک ہو تمہاری محنت ثمر بار ہوئی ہے۔
नफरत से कहते ही उसने आयशा को घूरा था। हाँ बिल्कुल। ग्रिल से टेक लगाए वो इत्मीनान से गोया हुई थी। वैसे भी उसका एक उसूल था, जो आपसे जले उसे मज़ीद जलाने में कोई मज़ायका नहीं। मेहनत में अज़मत और हरकत में बरकत वाले मक़ूले तो आपने सुने ही होंगे। तो मतलब तुमने शाहयार तक पहुँचने के लिए सनी को सीढ़ी बनाया? वो फंकारी थी। जी बिल्कुल, आपका अंदाज़ा दुरुस्त है, मुस्कुराकर कहते वो बेखबर थी। उसके अल्फाज सुहाना के साथ साथ शाहयार ने भी सुने थे। शाहनवाज ने मैरून कलर का मुंतखब किया है वेडिंग ड्रेस के लिए। ज़ेब ने जूस के डिब्बे से बड़ा सा घूंट लेकर सबको मुताला किया था। बकौल उनके, उन्होंने जब भी तसव्वुर की आंख से मुझे दुल्हन बने देखा है, महरून कलर में ही देखा है। इतरा कर कहते उसने सब पर निगाह डाली थी। नफासत से कटे सेब की काश को मुंह में डालते हुए आयशा ने सर झटका और ख़ुद को मैगज़ीन में गुम किया था। और उमैर का तो बस नहीं चलता है कि वेडिंग ड्रेस के अलावा भी वो सारे ड्रेसिंग पिंक कलर में ही बनवाएं। मिशी ने भी मुस्कुराते हुए उमैर की फरमाइश नशर की थी और बिलाल को गोल्डन और रेड कलर मुंतखब किया है। कोने से फ़िज़ा बतूल की भी शर्माती हुई लजाती हुई आवाज़ उभरी थी। गुड। और आयशा, शहरयार ने कौन सा कलर मुंतखब किया है? सुहाना ने बज़ाहिर मुस्कुराते हुए पूछा था। बिना चौके सर उठाकर उसने सुहाना को देखा, फिर मुस्कुराई। शहरयार कहते हैं कि जो भी कलर पहनूंगी वही मुझ पर जचेगा, क्योंकि बकौल उनके उन्हें लगता है कि वो कलर बना ही मेरे लिए हैं। फर्राटे से बोलते झूठ से सुहाना के चेहरे पर गुस्सा, जबकि बाकी सबके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी थी। स्टेज पर मौजूद चारों दुल्हनों ने बेहद प्यारी लग रही थीं। दूल्हा साहब को उन तक पहुँच स्टेज पर नहीं बिठाया गया था। चारों में से 3 के चेहरे पर मौजूद इंतबात और इत्मीनान के रंग बासानी देखे जा सकते थे, जबकि चौथी दुल्हन कुछ खामोश और बेजार नज़र आ रही थी। इतनी बुरी शक्ल क्यों बना रखी है? सच्ची मतीरा लग रही हो। ज़ेब ने उसके कान में सरगोशी की थी। वाइट कलर के दीदा ज़ेब लहंगे में, जिस पर सिल्वर कलर का इंतहाई खूबसूरत काम हुआ था, पहने वो झट से ज़ेब की तरफ मुड़ी, जो सामने देखती अब मुस्कुरा रही थी। और मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ ज़ेबी, खुदारा इशारा। शाहनवाज के पहलू में बैठकर इतनी देर दिलेरी से दांत मत निकालना। सच्ची लगेगा अफ्रीकी बंदर के पहलू में लंबे दांतों वाली चुड़ैल विराजमान है। फ़ौरन हिसाब चुकता करके उसने फुलझड़ी छोड़ी थी। कसम उठा लो आयशा, ये जो तुम्हें शाहयार हसन जैसे बंदे के पल्ले बांध दिया गया है ना, इससे ज़्यादा हिस्सा तुम्हारी इन्हीं बड़े बोलो और बाकी का हमारी खामोशी आहों का ही है। ज़ेब की बात ने उसके चंद लम्हों के नीचे करवा दिया था। रात आधी से ज़्यादा गुजर चुकी थी जब वो अपने रूम में आया था। उसे 100% यकीन था कि अब तक वो सो चुकी होगी, क्योंकि उसका इंतज़ार, वो भी इतना लंबा इंतज़ार, आयशा ज़ुबैर के बस की बात नहीं थी, मगर खिलाफ तवक्का मोह इंतज़ार थी। वो सीधा बेड की तरफ ही आया, जहाँ सर झुकाए वो बैठी थी। बिना आयशा की तरफ देखे उसने ज़रा सा झुककर रिस्ट वॉच उतार कर साइड टेबल पर रखी थी। फिर जेब से सिगरेट लाइटर, मोबाइल वगैरह निकाल कर रखा और फ्रेश होने चला गया था। मुझसे शादी का इतना ही शौक़ था तो खुद मुझसे कहती, सनी को इस्तेमाल करने की क्या ज़रूरत थी? तकिया सीधा करके लेटते उसने सरसरी नज़र से उसके बिना बने सवरे रूप को डालते हुए कहा था। आयशा ने झटके से सर उठाया था। एक्सक्यूज़ मी, सनी को मैंने नहीं, आपने इस्तेमाल किया है मुझसे शादी करने के लिए, वो तड़क कर बोली थी। वो हंसा। माय गुडनेस, इतनी गलतफहमी किस बिना पर, और आपको इतनी खुशफहमी किस बिना पर? और जहाँ तक शादी का ताल्लुक़ है, मुझ में ऐसी कोई कमी नहीं है जो मुझे शादी करने के लिए किसी सहारे का लेना पड़ता। ओके। अपनी बात मुकम्मल करके वो बेड से उतर गई थी। वलीमे के बाद सारे कपल्स हनीमून के लिए निकल चुके थे। शाहयार ने काम का घिसा पिटा बहाना बनाकर जाने से मुआवजत कर ली थी। वो नहाकर निकला तो सनी को रेडी करने के साथ साथ वो खुद भी तैयार हो चुकी थी। वो सनी के स्कूल में ही टीचर थी। सनी अपनी मामा को कहो, अब उन्हें मज़ीद जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर उसने सनी से कहते हुए पर्दा दर पर्दा उसे हुक्म सुनाया था। वो कलसी थी। सनी, अपने पापा से कहो मैं पहले भी ये जॉब करती थी, अब भी करूँगी। वो उसे मुखातिब नहीं करना चाहता था तो वो कौन सा मरी जा रही थी। सनी, अपनी मामा से कहो पहले की बात और थी, अब वो कोई अल्हड़ दोशीज़ा नहीं, शादीशुदा खातून है। बेहतर होगा अपनी जिम्मेदारियों को संभालें। खुद पर परफ्यूम स्प्रे करते हुए उसने सताज़े लहजे में कहा था। सनी, अपने पापा से कहो। बस इसकी बात शाहयार ने हाथ उठाकर रोक दी थी। सनी, अपनी मामा से कहो मुझे बहस पसंद नहीं है, एंड दैट्स इट। वो बात मुकम्मल करता बाहर निकल गया था। पीछे उसका गुस्सा बहरहाल था। सनी, तुम्हारे पापा बहुत हैंडसम लग रहे हैं ना? है ही हैंडसम, हमज़ा और अफ़ी भी यही कहते हैं। सनी ने चहक कर कहने पर वो खुद जो बहुत कुछ कहने वाली थी बामुश्किल खामोश रही थी, और पहले ख्याल हमज़ा, अली और अफ़ी का ही दिमाग ठीक करने का आया था। उसने 2 कपों में चाय निकाली, फिर कप ट्रे में रख कर लाउंज में आ गई थी, जहाँ ताया अब्बा और शाहयार टॉक शो बैठे देख रहे थे। ताया अब्बा को कप पकड़ाकर उसने ट्रे शाहयार के आगे की थी। नो थैंक्स, उसने कंधे उचकाए।
आराम से कप उठाकर सोफे पे बैठते लबों से लगाया ही था। बेटा शायार को भी देनी थी। ताया अब्बा ने उसकी तरफ देखा था। दी थी, इन्होंने नो थैंक्स कहकर लौटा दी। बेटा शायार इस वक्त कॉफ़ी लेता है तो बता देते ना ताया अब्बा। अब मुझे इल्हाम तो नहीं होता ना। बाज़ाहिर मुस्कुराई थी। कोई बात नहीं बेटा, अब बना लाओ। ताया अब्बा के अगले हुक्म ने उसके अंदर करवाहट भर दी थी। जी कहकर वो उठने लगी थी जब शाहयार ने मना कर दिया था। ज़रूरत नहीं है अब्बा, जब होगी मैं चंदा से बनवा लूँगा। वो माई फुट कहकर रह गई थी। वो गिलास टेबल पर लैपटॉप रखे काम में बिजी था जब सनी ने ज़रा सा दरवाज़ा खोलकर अंदर झाँका था। सर अंदर धड़ बाहर वाली पोजीशन में चंद लम्हे खड़े रहने के बाद उसने धड़ अंदर खींचा और छोटे छोटे कदम उठाता हुआ उसके पास आया था। पापा, उसने बहुत मीठे लहजे में पुकारते उसके दाएं तरफ वाली जगह संभाली थी। कीबोर्ड पर तेज़ी से चलती उंगलियां सिर्फ 1 सेकंड के लिए रुकी थी। यू नो पापा, आज आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। अच्छा कहकर उसने एक नज़र सनी पर डाली और दोबारा अपने काम में बिजी हुआ था। कल हमज़ा और अफ़ी भी कह रहे थे कि तुम्हारे पापा बहुत हैंडसम हैं। मैंने कहा आखिर पापा किसके हैं? मैंने राइट कहा ना पापा। मासूमियत भरी आंखें शायार पर थीं। राइट? काम में मसरूफ़ वो उसके सवालों के जवाब दे रहा था। और मैंने उनसे कहा मेरे पापा सिर्फ हैंडसम स्मार्ट ही नहीं बहुत अच्छे भी हैं। अब की बार शाहयार ने हाथ रोका था। उसने सर उठाकर मुकम्मल तौर पर उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। वो उसकी खुशदिली की वजह जानना चाह रहा था और ये कि मेरे पापा मुझे मेरी फेवरेट स्टोरी बुक्स लाकर देते हैं और कार्टून्स भी, DVDs भी देते हैं। मेरे साथ क्रिकेट खेलते हैं और मुझे आइसक्रीम खिलाने भी ले जाते हैं। मैंने ठीक कहा ना पापा? रवानी से बोलते उसने दोबारा तस्दीक चाही थी। शाहयार ने बिला तामिल सर असबात में हिलाया था। तो आइसक्रीम खाने चलें पापा? शाहयार की मुस्कुराहट उसने फ़ौरन कैश करवानी चाहिए थी। शायार ने मुस्कुराते हुए नफ़ी में सर हिलाया। आज मौसम कितना प्यारा है ना पापा? सनी ने हिम्मत नहीं हारी थी। शायार ने फिर से सर को ऊंचा नीचा जंबिश दी थी। तो चलें फिर? शाहयार ने नफ़ी में सर हिलाया। पापा प्लीज़। सनी, अब की बार उसने अंदाज़ा तजवीज़ था। सनी 2 सेकंड खामोश उसकी तरफ देखता रहा, फिर उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ा था। बाहर निकलने से पहले ही वो मुड़ा था। बेशक मेरे पापा मुझे कार्टून्स, DVDs और स्टोरी बुक्स नहीं ला के देते हैं, मेरे लिए मज़ेदार डिशेस नहीं बनाते, क्रिकेट भी नहीं खेलते और आइसक्रीम खिलाने भी नहीं ले जाते, फिर भी मेरे पापा दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं। वो बाहर निकल गया था। पीछे से उसके लफ्ज़ों पर गौर करता रह गया था। अगले 15 मिनट में वो सनी और आयशा को आइसक्रीम खिलाने ले जा रहा था। आयशा हरगिज़ नहीं जाना चाह रही थी, मगर सनी की ज़िद और तायम्मा के इसरार पर उसे जाना पड़ा था और अब तो फ्रंट सीट पर बैठी वो खासी संजीदा सी थी। शाहयार भी लब पीछे ड्राइव कर रहा था, अलबत्ता पीछे बैठा सनी खूब चहक रहा था। फूड कोर्ट पहुंचकर वो दोनों तो इधर उधर की रौनकों में गुम हो गए थे। ऑर्डर शाहयार ने ही किया था और जब वेटर ने कांच के नफीस प्याले में ठंडी मीठी आइसक्रीम लाकर उनके आगे रखी तो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर कभी भी उसका फेवरेट नहीं रहा था। पापा, आपने मामा के लिए स्ट्रॉबेरी फ्लेवर क्यों मंगाया है? उन्हें चॉकलेट फ्लेवर पसंद है। सनी ने उसके मुंह बिगाड़ते हुए जाविया को देखते हुए कहा था। तो आपकी मामा को बताना चाहिए था ना, अब मुझे इल्हाम तो नहीं होना था। मुस्कुरा कर कहते उसने उसका नुकरा बहुत खूबसूरती से लौटाया था। वाह, कोई बात नहीं पापा, आप दूसरा फ्लेवर मंगवा लें। सनी ने बड़ा सा चमचा लेते हुए आंखें पटपटाई थी। इट्स ओके सनी, मैं यही खा लूँगी। बेदिली से चमचा उठाते उसने कहा था। अलबत्ता दिल ही दिल में शाहयार को कोसने का सिलसिला जारी था। सच्ची अम्मा, इतनी बोरियत मुझे कभी नहीं हुई थी जितनी अब हो रही है। क्या कहती हैं ये बेगमात, कब तक वापस आएंगी? अम्मा के पास उनके बेड पर बैठते उसने अपना रोना रोया था। अभी तो कुछ पता नहीं। उन्होंने ज़रा नज़र उठाकर उसे देखा था। तो आप कहीं ना मिशी से, बहुत हो गया है घूमना फिरना, बस अब वापस आने की करें। अब की बार उन्होंने घूरा उसे। हाय, मैं क्यों कहूँ, यही तो घूमने फिरने के वक्त हैं, साथ गुजारने के दिन हैं, और तुमने क्या हाल बनाया हुआ है अपना। लगता है 20 दिन पहले शादी हुई है तुम्हारी। साफ कहती हूँ बीबी, रंग ढंग बदलो अपने। गज़ब खुदा का, ना मेहंदी ना चूड़ी ना जेवर। अगले का इम्तिहान मत बनो। आयशा, खुद को बदलो। खुद को बदलूँ? किसके लिए? मेहंदी चूड़ी छमकाती फिरूँ, पोर पोर सचती फिरूँ। खुशबू में बसी वो होती हैं जिन्हें चाहा जाए, सराहा जाए। यहाँ तो ना जाने बेखबरी है, बेनियाजी है या नापसंदीदगी। वो देर तक कुड़ती रही थी। वो अम्मा के पास बैठी थी जब सनी भागता हुआ आया था। आपको पापा बुला रहे हैं। मुझे? उसे हैरत ने आन घेरा था। मुझे कब अकल आएगी आयशा?
शौहरों वाला अकेला बैठा है, शौहर वहाँ अकेला बैठा है और तुझे यहाँ गप्पे हाँकने से फुर्सत ही नहीं है। अम्मा ने फ़ौरन लताड़ा था मुझे। चल अब जल्दी जा। जा रही हूँ अम्मा। जल्दी जल्दी उल्टे सीधे स्लीपर्स उड़ेसते हुए वो चली आई थी। वो उकताया हुआ सा खड़ा था। मेरी ब्लू शर्ट कहाँ है? उसे देखते ही सवाल दागा था। अब उसके फरिश्तों को भी खबर कि कौन सी शर्ट, कैसी शर्ट, मुझे क्या पता, चंदा को पता होगी, कहकर जाना चाहा था। अच्छा, उसने फिर से देखा था। बीवी तुम हो या चंदा? तमस्कराना लहजे में दरियाफ्त हुआ था। हाँ तो बीवी हूँ, मुलाजमा नहीं जो इस चंदों की फ़राइज़ सरंजाम दूँ। तड़क कर उसने जवाब दिया था। अच्छा तो बीवी वाले कौन से फ़राइज़ पूरे किए हैं तुमने? लहजा साफ मजाक उड़ाता हुआ था। उसने झटके से सर उठाया था, जवाब देना चाहा, मगर उसकी गहरी आंखें खुद पर जमी देखकर उसके सारे अल्फाज गिड़मिड़ हो गए थे। मैं ढूंढती हूँ, सटपटा कर कहते वो कतरा के निकल गई थी। चंद लम्हों बाद वो उसके शर्ट थामे खड़ी थी। ये ले। उसकी तरफ देखे बिना उसने शर्ट आगे की थी। गुड, और आइंदा के लिए ख़ुद ख्याल रखना, मुझे बात दोहराने की आदत नहीं है, कहते वो चला गया था। दोहराने की आदत नहीं है। उसने सर झटका था। उठो और नाश्ता बनाओ। वो मुंदी मुंदी आंखों से शहयार के ऑफिस जाने के लिए तैयार होता देख रही थी। रात देर तक सबा से बात करने की वजह से वो बहुत देर से सोई थी। अभी भी आँख शहयार के खटर पटर से ही खुली थी जब वो एटम बम की तरह उसके सिर पर फटा था। कौन? वो झटके से उठी थी। अगर तुम्हारे अलावा भी यहाँ कोई और है तो कम अज़ कम वो मुझे नज़र नहीं आ रहा। एक तो मजाल है ये खड़ूस तंज की ज़ुबान के अलावा भी कोई ज़बान इस्तेमाल कर ले। अब उठो भी, लेट हो रहा हूँ मैं। वो अब उसके सर पर खड़ा था। मामा मेरे लिए भी पराठा और चीज़ ऑमलेट। सनी ने भी फ़ौरन फरमाई झाड़ी थी। उसने हत्ता अलमकूद से उसे घूरा था। किचन में उल्टे सीधे हाथ चलाते वो चंदों को कोसने में मशगूल थी, जो उन दिनों गांव अपने बेबी से मिलने गई हुई थी। मम्मा जल्दी करें, सनी की दुहाई जारी थी। शहयार भी न्यूज़पेपर की शाह सुर्खियाँ देखता बार बार रिस्ट वॉच पे नज़र डाल रहा था। नाश्ता तैयार है सनी, इतने उतावले क्यों हो रहे हो? हाथ में पकड़ी ट्रे टेबल पर रखते हुए उसने सनी को डांटा, मगर उसके पास गौर करने का टाइम कहाँ था। वो तो हैरत भरे तासुरात के साथ प्लेट में नज़र आती कुछ मुस्तकिल कुछ गोल को घूर रहा था। पापा ये क्या है? उसने तासुरात के साथ उससे शहयार की तरफ देखा था। बकौल तुम्हारी डियरेस्ट ममा के, इसे पराठा कहते हैं। और ये फिर ऑमलेट होगा? सनी की खुदा ना ख्वास्ता संजीदगी। शहयार का फलक शगाफ कहका बुलंद हुआ था। सनी भी अब दिल खोलकर पेट पर हाथ रखकर हंस रहा था। बदतमीज़ गधा। जल्दी गुस्से आयशा ज़ुबैर ने ना जाने ये खिताब किसे दिया था। शुक्र है तुम लोगों की वापसी हो गई है। आयशा ने जेब की बैग की अच्छी तरह तलाशी लेने के बाद मूंगफली निकाली और टक खाते हुए कहा था। और हमारे लिए मुकाम शुक्र है कि मोहतरमा आयशा ज़ुबैर को हमारी कदर महसूस हुई। मशी ने लिफाफे में हाथ डालकर बची कुची मूंगफली निकालते हुए जेब को इशारा किया था। हाँ बिल्कुल, वो फ़ौरन मुत्तफ़िक हुई थी। अच्छा ये बताओ कहाँ गई, क्या क्या देखा? उसने चहकते मिशी को गोद में डालते तजस्सुस से पूछा था। छिलके मिशी की गोद में डालते तजस्सुस से पूछा था। वो तो हम बताएंगे ही, पहले तुम बताओ, तुम लोगों के हालातों में कुछ तब्दीली आई या नहीं? हैंडबैग से एक मेकअप की चीज़ें निकालकर ड्रेसिंग टेबल पर रखती ज़ेब ने पूछा था। तब्दीली वहाँ आती है यार जहाँ मोहब्बत हो, और हमारे दरमियान ऐसा कोई सीन नहीं। एक बात कहूँ आयशा, ज़ेब छोड़ छाड़ उसके करीब आई थी। बाज़ दफ़ा मोहब्बत होती है मगर हमारी बेखबरी और लापरवाही के धुंध में दिखाई नहीं देती है। तुम भी इस गिर्द को झाड़ कर देखो, हो सकता है अंदर कहीं मोहब्बत मौजूद हो। वो खामोशी से उसे देखती रह गई थी। इस दुनिया में अगर कोई चीज़ नेमत है तो वो है बेखबरी। जब तक ये नेमत उसके पास थी मज़े ही मज़े थे, ना परेशानी ना फ़िक्र। और अब अदारत की दौलत मिली तो ना वो सुकून से रहना ना चैन। कमबख्त नासपीटी मोहब्बत को ज़रा लिफ्ट क्या करा दी, सर पर चढ़कर नाचने लगी है। और मरंजू का दिल किसी शरीर बच्चे की तरह उस चीज़ की उम्मीद रखने लगा है जिसका ख्वाब वो सोते में भी नहीं देख सकती थी। शहयार की मोहब्बत और तवज्जो अजीब बेकरारी थी जो उसके वजूद से उलटते में भी और किसी पल करार न लेने देती थी। उसका दिल चाहता था कि वो जाए और कस कर दो थप्पड़ लगाए ज़ेब शाहनवाज़ को, जिसने उसकी हंसती मुस्कुराती ज़िंदगी में भूचाल पैदा कर दिया था। मगर उससे भी क्या होता, कौन सा वो दिल सुधर जाता।
डांट डपट, लाड प्यार, सख्ती सब करके देख लिया। वो दिल ही क्या जो मान जाता तो दिल कैसे कहलाता। तंग आकर वो मदद लेने ही वहीं पहुंची थी। वहाँ मशवरे थे मुफ्त और मुफीद, और किसी को देते हो तो बेशुमार, लातादाद, ढेरों ढेर। वो तीनों ही बढ़ चढ़कर बोल रही थी, हक मनवाओ, रोब जताओ, एहसास दिलाओ। हम तो इतना जानते हैं कि औरत चाहे तो मर्द को मुट्ठी में कैद कर सकती है। तवज्जो और प्यार से उसे अपना गर्विदा बना लिया जा सकता है। खिदमत, प्यार, मोहब्बत, इशार, औरत ये सारे हथियार पकड़ ले तो कभी हार नहीं सकती। इधर अम्मा की भाषण उसे देखते ही शुरू हो जाते हैं। वो खामोशी से सुनती जाती। कॉफ़ी, वो फाइलें खोले कंप्यूटर संभाले बैठा था जब उसने कप नज़दीक किया था। रख दो, बिना उस पर नज़र डाले कहा था। मैंने खुद बनाई है, बताना ज़रूरी समझा था। अच्छा, फिर तो पीने के काबिल भी नहीं होगी। शुक्रिया और तारीफ़ तो एक तरफ, उसमें मुरव्वत भी नहीं थी। जी नहीं, मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ। बहुत मुश्किल से उसका कड़वा जुमला हलक से उतारते हुए उसने साबका लहजे में कहा था। ओके, मान लिया। अब मैं कुछ काम कर लूँ? श्योर। वो मुस्कुराती हुई सीधा ज़ेब के पास रिपोर्ट देने पहुँची थी। पहले खुद पे तवज्जो दो बेवकूफ़ लड़की। सच सच बताना, आखिरी बार मुँह कब धोया था? कल शाम को। क्यों? हैरत से अपनी सुनहरी आंखें पटपटाते उसने पूछा था तो दिल चाहा उसे खड़े खड़े मरहूमीन की फुर्सत में फहरिस्त में शामिल कर दे। गधी, हुलिया देखो अपना, तुमसे बेहतर काम वाली मासी चंदों का होगा। ज़ेब ने झुल्लाते हुए कहकर उसे आईने के सामने खड़ा किया था। नहीं, ये मैं नहीं हो सकती। ज़ेब को घूरते उसने आईने पर नज़र डाली और ज़ेब के अल्फाज सच होने की गवाही दे रहे थे। उसके लबों से चीख बरामद हुई थी। यही तो मैं कह रही हूँ, ये तुम नहीं हो सकती। आयशा ज़ुबैर नहीं हो सकती। आयशा ज़ुबैर तो कोई और थी, हर वक्त नक्सक से तैयार, चमकती आँखें और दमकते चेहरे वाली। कहाँ गुम कर दिया है तुमने उसे? ज़ेब के सवाल ने उसे ठिठक जाने पर मजबूर कर दिया था। मैंने नया हेयर कट करवाया है। कैसा है? वो बेड पे नीम दराज सी किताब के वर्क करवाने में मसरूफ़ था जब आयशा ने अंदर दाखिल होते हुए पूछा था। वो पहले वाला अच्छा नहीं था। किसने कहा? उसमें कम से कम इंसान तो लगती थी। क्या मतलब है? इसमें मैं चुड़ैल लग रही हूँ? कुछ शनासी अच्छी चीज़ है, इत्मीनान भरे लहजे में कहकर उसने सिगरेट सुलगा लिया था। आयशा ने उसके चेहरे पर मजाक के तासुरात ढूंढने चाहे मगर उसे शायद नाकामी हुई थी। उन्हीं दिनों रमज़ान मुबारक का महीना आन पहुंचा था। सब दिलो जान से उन पर नूर साथ खुश आमदीद कहने को तैयार थे। शाह हाउस की फ़िज़ा भी उन दिनों मुतव्वर मुअत्तर सी रहती थी। खुद वो भी इस बार ज़्यादा अकीदत से रोज़े रखने और इबादत करने में मसरूफ़ थी। दूसरी तरफ उन तीनों के मशवरे जारी व सारी थे। हमें तो वही आयशा चाहिए जो पुरा एतमाद थी, जिंदा दिल थी, जिसे चैलेंज कबूल करने में मज़ा आता था और जिसके पास जीतने के गुण थे। आज ज़ेब का हाथ बटाने को सबा और मिशी भी थी। उसकी ब्रेन वॉशिंग की जा रही थी। नतीजन इफ्तारी के बाद उसने नमाज तरावी अदा करके उसके सर पर आ खड़ी हुई थी। मुझे आपका वक्त और पैसे चाहिए। उसका पूरा एतमाद अंदाज शहरयार को हल्की सी हैरत में मुब्तला कर गया था। क्यों? उसने इत्मीनान भरे लहजे में पूछा था। ईद की शॉपिंग करनी है। ये लो। सीधा वॉलेट उसके आगे कर दिया गया था। मैंने वक्त भी कहा है। वो नहीं है मेरे पास। साफ खुदरा लहजा और दो टूक अंदाज। तो फिर किसके साथ जाऊं मैं? आईब्रो उठाकर उसने सवाल किया था। इस घर में बहुत सारे लोग बसते हैं, किसी के भी साथ चली जाओ। सुकून भरे अंदाज में कह दिया गया मशवरा उसे पत्थर की तरह लगा था। मैं इन सब की नहीं, आपकी बीवी हूँ और आपके वक्त पर मेरा भी हक है। और दूसरी बात, मैं अगर जाऊँगी तो आपके साथ, वरना नहीं जाऊँगी। उसके अटल अंदाज पर वो उसे देखकर रह गया था। कहाँ थे आप? वो खासा लेट वापस आया था। कब से खुद को इंतज़ार? आयशा ने फ़ौरन पूछा था। क्यों? और ये कौन सा तरीका है सवाल करने का? फराह पेशानी लम्हों में सुकड़ी थी। वो मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी थी। अब कुछ तो कहना था ना? तो चलो वो ज़रूरी बात अभी कर लेते हैं। वो बैठ के किनारे पर बैठा, फिर हाथ बढ़ाकर उसे अपने सामने बिठा लिया था। हाँ, अब बोलो। उसके सुबह चेहरे को देखते शहरयार ने पूछा था और उसे यूं यकटक अपनी तरफ देखते पाकर उसे जो याद आया था वो सब भी वो भूल गया था। हाँ, वो मैंने पूछना था कि ये बर्फ़ सफ़ेद ही क्यों होती है, सियाह क्यों नहीं? धत तेरी की। उसने बिना
छुए अपना माथा पीटा था। वो बदहवासी में उल्टा सीधा मुंह से निकला था। और ये जो मुझे दुनिया की सबसे बेवकूफ़ और अहमक लड़की समझता है, तो मैंने आज खुद ही उसके अंदाज़ों को तस्दीक कर दी है। सवाल तो गौर तलब है, सोचते हैं इस पे भी, मगर बराए करम तुम जहन पर ज़्यादा बोझ मत डालना। गुलाबी पोरों से उसका गाल थपथपाते हुए उठ गया था। वो खुद को कोसती रह गई थी। ताया अब्बा और शाहयार ईशा की नमाज़ पढ़कर वापस लौटे तो उन्होंने उसे स्टडी में बुलवा लिया था। जी अब्बा। वो नमाज वाली टोपी सर से उतारता हुआ उनके सामने आ बैठा था। बैठो, मेरी बात पूरी तवज्जो और गौर से सुनना। शाहयार बेटा, रिश्ते सिर्फ बनाना अहम नहीं होता है, उन्हें निभाना भी होता है। अहम हो पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ। मैं जानता हूँ बेटा, मनचाहे रिश्तों के मुकाबले में अनचाहे रिश्ते को निभा पाना ज़्यादा मुश्किल होता है। कभी कभी हर कदम पे पुलसरात पर चलने का गुमान होता है, या नंगे पाँव कांटों पर चलना इतना ही तकलीफ़ और इतना ही मुश्किल होता है। मनचाहे रिश्तों के लिए इंसान हंसते हंसते जान भी कुर्बान कर दे और उफ तक ना करे। अनचाहे रिश्तों के लिए सुई बराबर कुर्बानी देना भी क़यामत झेलने के मुतरादिफ लगता है। मगर बेटा, असल कुर्बानी भी तो वही होती है। वो बीवी है तुम्हारी मोहब्बत तवज्जो की सबसे ज़्यादा हकदार, तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी। कुछ फ़ैसले गलत होते हैं, मगर जब हो जाते हैं तो इन्हें निभाना पड़ता है। मियाँ बीवी के रिश्तों की बुनियाद ही चंद चीज़ें होती हैं। मुझे यकीन, भरोसा, एतबार और एहसास, ये चीज़ें उसे दोगे तब ही ये रिश्ता मजबूत होगा, ये घर मजबूत होगा। हम सब तुम्हारे खैर ख्वाह हैं बेटा, और तुम दोनों की खुशी देखना चाहते हैं। ताया अब्बा अब खामोश थे। वो अभी भी सर झुकाए बैठा था। रमज़ानुल मुबारक के पहले 2 अशरे गुजर चुके थे, तीसरा अशरा शुरू हो चुका था। आज ऑफिस के जल्दी उठ आया था। लाउंज का दरवाज़ा खुलकर अंदर दाखिल होता तो अशिया की आवाज़ पर रुका था। एक अच्छा शौहर वो होता है जो अपनी बीवी को चाहे, सराहे, उस पर तवज्जो दे। अशिया के अल्फाज से वो चारों मुंतफिक थी। उसने खामोशी से सुना था और पलट गया। उसकी नज़रें कितनी देर से अशिया पर थीं, जो बहुत खुशी व खुजू से नमाज़ पढ़ रही थी। नमाज़ पढ़ के वो मुसल्ले से उठा रही थी। तुमने दुआएं क्यों नहीं मांगी? वो अचानक ही पूछ बैठा था। मांगने से हर चीज़ कहाँ मिलती है? वो यासियत से कहती मुस्कुराई थी। यकीन और सब्र से मांगो तो मिल भी जाती है। शाहयार ने नर्म लहजे पर वो उसे देखकर रह गई थी। वो सब खंसा फुप्पो के घर इफ्तारी डिनर पर मौजूद थे। जामनी रंग के लिबास में सलीके से बंधे बालों और हल्का सा मेकअप, वो नज़रें लग जाने की हद तक प्यारी लग रही थी। तभी शाहयार हसन की नज़रें भी इस बार 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 उसकी तरफ उठ रही थी। क्या ज़रूरत थी वहाँ लफंगों की तरह मुझ पर नज़र जमाने की? क्या सोचते होंगे सब? वापसी में गाड़ी में उसने नुक्ता एतराज़ उठाया था। बट ममा, कल तो आप कह रही थी तुम्हारे पापा बहुत सड़ियल हैं, कभी नज़र उठाकर भी नहीं देखा, और आज कह रही हैं कि क्यों देखा? सनी ने बहुत गलत टाइम पर भांडा फोड़ा था। खोते के बच्चे, तो घर जाके पूछती हूँ तुझसे। अच्छा। शाहयार ने एक मायनेखेज़ी नज़र उस पर डालते हुए सनी से मज़ीद अपने बारे में उसकी गौर अफशानियों को पूछा था। वो बेबसी से बैठी सनी की लंतरानियों सुन रही थी, जो जोश में होश खोते हुए सारे राज फाश करने के दर पे था। गधा। वो लैपटॉप थामे सीढ़ियाँ चढ़ता टेरिस पे आया था। आज चांद रात मौतों का थी। टेरिस पर पहले ही से किसी की मौजूदगी ने उसे खिटक जाने पर मजबूर कर दिया था। वो तो सबको नीचे खुश कपियाँ करते हुए छोड़कर आया था। एक कदम आगे बढ़ा तो सफ़ेद आंचल लहराता नजर आया था। वो बिल्कुल उसके पास जा खड़ा होता है। वो दूर आसमान पे नजरें टिकाए किसी और जहान में खोई हुई थी, जब ही उसकी आमद से बेखबर थी। आयशा। बहुत नर्म लहजे में उसने उसे पुकारा था। वो चौंक कर सीधी हुई और न जाने कितने सारे आंसू पलकों से होते हुए गालों पर छलक आए थे। वो उसे सामने देखकर खासी नर्वस हुई थी। फिर एक हाथ से चेहरा साफ करके वापस जाने के लिए मुड़ी ही थी। और किसी दिल के करीब इंसान की आंखों में आंसू देखना कितना तकलीफदेह होता है। शाहयार हसन ने ज़िंदगी में पहली बार जाना था, और ये ठीक 1 घंटे बाद का मंजर था, जब चांद नज़र आ चुका था और सफ़ेद रंग के कॉटन के लिबास में मलबूस शाहयार हसन और ब्लैक साड़ी में सजी आयशा शहरयार गाड़ी में बैठे डिनर के लिए जा रहे थे। बहुत अच्छी लग रही हो, शाहयार ने ज़रा सा उसकी तरफ झुकते हुए कहा था। आज ये इनकलाब कैसा? पहले 7 डिनर और शॉपिंग की ऑफ़र, और अब तारीफ़। वो मशकूक हुई थी। मैं एक अच्छा शौहर बनने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ यार, वो मुस्कुराहट दबाते हुए बोल रहा था। उसने अचंभे से शाहयार की तरफ देखा था। तुमने ही तो कहा था अच्छे शौहर वो होता है जो अपनी बीवी को देखता है
اس پہ توجہ دیتا ہے، اسے سہراتا ہے، اس کی محبت کرتا ہے۔ پہلے 3 کے لیے تھوڑی محنت کرنا پڑے گی، مگر چوتھی تو خود بخود ہی ہو گئی۔ محبت کی بات کر رہا ہوں یار، اور مجھے یقین ہے کہ آنے والے دن اور گزرنے والے ہر لمحے میں اس میں اضافہ ہی کرے گا۔ اپنے سامنے موجود شخص کے الفاظ اسے عجیب طرح کی خوشی دے رہے تھے، عجیب طرح کے سرور سے آشنا کر رہے تھے۔ کیا تم میری محبت کو قبول کرتی ہو عائشہ شہریار حسن؟ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں اس آس تھی، وہ کیسے اس آس کو توڑ دیتی، وہ بھی تب جب اسے خود اس شخص سے بے پناہ محبت ہو گئی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے سر اثبات میں ہلایا اور اس کے بڑھے ہوئے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا تھا۔ عید کل تھی، مگر عائشہ شہریار کے لیے تو اب ہر دن ہر شب عید سعید تھا۔ ختم شد۔ امید ہے یہ آپ کو سیکنڈ عید اسپیشل ناول پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہو تو پلیز لائک کیجیے گا، اور اگر چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اسی طریقے کے کسی شارٹ ناول یا پھر کسی لانگ ناول کے ساتھ۔ مجھے ایک لانگ ناول اسٹارٹ کرنا ہے جو کہ بہت ہی شاندار ہے۔ امید ہے آپ سبھی کو پسند آئے گا، اور اس کے لیے آپ میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ 2-4 دن میں وہ ناول آپ کے ساتھ اسٹارٹ کر دوں گی۔ چلیے ملتے ہیں اب کسی شارٹ ناول کے ساتھ۔ جب تک کے لیے مجھے اپنا دھیان رکھے گا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔